हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेन कुमार। और यहाँ हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर 1 चल रही है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। और आज का आपका टॉपिक है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होता है? अगर हम लैटिस एनर्जी को डिफाइन करें वन लाइन में, तो ये हम बोल सकते हैं कि द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक सॉलिड फ्रॉम द गैसियस आयन इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। ठीक है, अगर वन लाइन में डिफाइन करते हैं तो ठीक है, आप लिख सकते हो द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द formation of ionic solid, formation of 1 mole of ionic solid। ये भी ध्यान रखना है, 1 mole of ionic solid, 1 mole of ionic solid from gaseous ions is called लैटिस एनर्जी। उसे हम क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी बोलते हैं। जैसे अगर आपको, अभी मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ, अभी और लिखवाऊंगी, ठीक है, ये तो आपको ही लिखनी है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड फ्रॉम गैसेस आयंस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। जैसे आप कोई भी कैटायन ले लो, जैसे M+ ले लिया, ये आपका कैटायन है, ठीक है, आयंस है ना, आयंस लिया हमने, एक कैटायन होगा एक एनायन होगा, जब भी तो हमारा सॉलिड बनेगा। और एक हम लाए एनायन को, ठीक है, ये हो गया आपका एनायन। ठीक है, जब हम इनको पास लाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, ये क्या बनाएंगे, और ये गैसेस होनी चाहिए। आपको पता है ना, गैसेस आयन लिखवाया है वहाँ पे, गैसेस स्टेट में होने चाहिए आपके आयंस, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, 1 मोल बनेगा किसका, 1 लिख लेना, Mn। ठीक है, बन गया आपका, ये क्या है, आपका सॉलिड है, आयनिक सॉलिड बोला है ना, आयन से मिलकर बनने वाले सॉलिड को क्या बोलते हैं, आयनिक सॉलिड। तो ये बन गया आपका सॉलिड। अब यहाँ पे जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज्ड, कुछ भी जो भी एनर्जी आपकी रिलीज होगी उसे ही हम क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, कोई कैटायन या एनायन, आयंस बोलो आप, ठीक है, गैसेस स्टेट में कोई आयंस हैं, जब उन्हें आप पास लाओगे तो आयन से बनने वाले सॉलिड को क्या बोलते हैं, आयनिक सॉलिड। जो मॉलिक्यूल से बनते हैं सॉलिड उन्हें बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, जो आपके मेटल से बनते हैं मेटेलिक सॉलिड, इसी तरह आपके जो आयन से बनते हैं उन्हें आयनिक सॉलिड। तो यहाँ पे आयन से बन रहा है सॉलिड, तो ये हो गया आपका आयनिक सॉलिड, और सॉलिड बनना चाहिए। और जब आपकी फॉर्मेशन हो रही है 1 मोल, और 1 मोल की फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, तो उसके दौरान 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड जब बन रहा होगा, यानी कि फॉर्मेशन हो रही होगी 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड की, वो भी किससे हो रही होगी फॉर्मेशन, गैसियस आयन से। जब 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड की फॉर्मेशन हो रही होगी गैसियस आयन से, तो जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को ही बोलते हैं हम लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो आज का आपका यही टॉपिक है, लैटिस एनर्जी। तो हमने देख लिया अब लैटिस एनर्जी क्या होती है। ठीक है, इसको कैलकुलेट, इसको डिटरमाइन किससे किया गया, ठीक है, लैटिस एनर्जी को, तो ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इतना नोट डाउन करिए, फिर इसको इसमें आगे लिखते हैं। और ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम लैटिस एनर्जी क्या होती है। जो डेफिनेशन आपने लिखी वो 1 लाइन डेफिनेशन थी, अब हम बुक के अकॉर्डिंग अपनी प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो द लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक सॉलिड इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिलीज्ड। जो लैटिस एनर्जी है किसी आयनिक सॉलिड की, वो डिफाइन कैसे की जाती है, इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिलीज्ड, वो एनर्जी जो रिलीज होती है when the required number of cations and anions in gaseous state are brought together। जब क्या होगा, गैसेस स्टेट में जो कैटायन और एनायन है उन्हें पास लाते हैं, तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि अट्रैक्शन होगा फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस से कैटायन और एनायन को पास लाए, इनफाइनाइट डिस्टेंस से कैटायन और एनायन को पास लाए गैसेस स्टेट में, टू फॉर्म 1 मोल। उन्हें कैसे, क्यों पास लाए, 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड बनाने के लिए। तो जितनी भी एनर्जी उसमें रिलीज होगी इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड, उसे ही हम बोलेंगे लैटिस एनर्जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं NaCl का, NaCl हमने गैसेस लिखा है क्योंकि गैसेस स्टेट में आयंस होने चाहिए आपके, आपको याद रखना है, और सॉलिड आयनिक सॉलिड बनाना चाहिए। तो 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड बना रहा है, जितनी भी एनर्जी रिलीज हो रही है इसे क्या बोलते हैं हम, इस रिलीज्ड एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, यही किसके इक्वल होती है, लैटिस एनर्जी के इक्वल। ठीक, यही किसके इक्वल होती है, लैटिस एनर्जी के इक्वल। आगे देखते हैं,
सो अब यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सो द एनर्जी रिलीज्ड इन अबव प्रोसेस, इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी रिलीज्ड हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। और इसको जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, यू से, ये आपको ध्यान रखना है, इसको जनरली हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एनर्जी रिलीज इन द अबव प्रोसेस, जो अबव प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हुई है इज इक्वल्स टू द एनर्जी एब्जॉर्ब टू, और ये जो एनर्जी जितनी रिलीज हुई है इस प्रोसेस में 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड फॉर्मेशन होने में जितनी भी एनर्जी रिलीज हुई है वही क्या होगी, जब ये 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड का डिसोसिएशन होगा, ये टूटेगा किसमें, गैसेस आयंस में, तो जितनी एनर्जी क्या होगी उसे रिक्वायर्ड होगी उतनी एनर्जी को क्या करेंगे हम, वो उसका अमाउंट और इसका अमाउंट सेम होगा। ठीक है, यानी कि आप समझो कि 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड, 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड बनने में जितनी एनर्जी रिलीज हुई है उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी जब ये 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड टूट जाएगा। ठीक है, ये बात है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक द एनर्जी रिलीज इन द अबव प्रोसेस, जितनी एनर्जी रिलीज हुई है इज इक्वल्स टू द, किसके बराबर होगी, टू द एनर्जी एब्जॉर्ब टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ द सेम आयनिक सॉलिड इनटू द गैसेस स्टेट। वो किसके बराबर होगी, उतनी वही एनर्जी बराबर होगी आपके एनर्जी एब्जॉर्ब, कब होगी एब्जॉर्ब, जब ये 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड डिसोशिएट होगा या टूट जाएगा किसमें, गैसियस आयंस में। तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वही किसके इक्वल होगी, एनर्जी रिलीज के। यानी किसका मतलब है कि एनर्जी क्या है आपकी घट या बढ़ नहीं रही, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही, एनर्जी की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट बन रही है। जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है किसी भी रिएक्शन में उतनी ही उसी स्टेप में, रिवर्स स्टेप में क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब होती है, उतनी ही रिलीज हो जाती है। जितनी एनर्जी किसी रिएक्शन में रिलीज हो रही है नेक्स्ट स्टेप में उतनी ही एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, या फर्स्ट स्टेप में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है वो सेकंड स्टेप में उतनी रिलीज हो जाती है। तो एनर्जी क्या है आपकी थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग, जितनी आपकी एनर्जी रिलीज है उतनी ही एनर्जी इसी स्टेप में एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी। ठीक है, उतना ही अमाउंट। फिर आगे बोला है कि दस स्टेबिलिटी ऑफ एन आयनिक सॉलिड, यानी कि आप देखेंगे फैक्टर्स जिस पे क्या होता है आपकी लैटिस एनर्जी डिपेंड करेगी, वो यहाँ से आएंगे। अब देखो यहाँ से दस स्टेबिलिटी ऑफ एन आयनिक सॉलिड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लैटिस एनर्जी। अगर हम स्टेबिलिटी देखें, हम ये क्यों कर रहे हैं, हम देख रहे हैं स्टेबिलिटी। अच्छा, लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट ही क्यों आया, ये आया स्टेबिलिटी चेक करने के लिए। ठीक है, यानी कि जिसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी वो उतना क्या होगा, अनस्टेबल होगा। आपको पता है स्टेबल कौन सा होता है, स्टेबल होते हैं वो जिनकी एनर्जी लेस होती है। आपको पता है ना, लेस एनर्जी मोर स्टेबल। ये आपको वन स्टेटमेंट याद रखना है, तो ये बहुत जगह पे आपका अप्लाई होता है। लेस एनर्जी मोर स्टेबल, जितनी लेस एनर्जी होगी उतना ही जो आपका एलिमेंट है, कंपाउंड है, वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। आपको ये याद रखना है। ठीक है, लेस एनर्जी मोर स्टेबल, तो वही है, जितनी एनर्जी कम होगी उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा हमारा जो भी आप बना रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे इसीलिए हमने क्या किया, ये जो एनर्जी जितनी रिलीज हो रही है, जितनी एनर्जी हम एनर्जी चेक करेंगे। एनर्जी चेक क्यों कर रहे हैं हम, स्टेबिलिटी चेक करने के लिए। ठीक है, एनर्जी जितनी कम होगी उतना ही हम बोलेंगे कि कंपाउंड क्या है, वो स्टेबल है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, द स्टेबिलिटी ऑफ एन आयनिक सॉलिड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स लैटिस एनर्जी। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो आयनिक सॉलिड है उसकी स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम कौन सी टर्म यूज कर रहे हैं, लैटिस एनर्जी को हम स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड चेक करने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, आगे सेकंड पॉइंट है आपका, हायर इज द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी। जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी की वैल्यू होगी उतनी ही ग्रेटर वुड बी इट्स स्टेबिलिटी। हायर इज द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी, द ग्रेटर वुड बी इट्स स्टेबिलिटी। आई थिंक ये गलत लिखा है, ग्रेटर वुड बी इट्स स्टेबिलिटी। हायर इज द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी, द ग्रेटर वुड बी इट्स स्टेबिलिटी। यानी कि जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी की वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी। इसका मतलब ये है, एनर्जी रिलीज हो रही है ना, जितनी भी एनर्जी रिलीज की थी इसके अंदर तो एनर्जी कितनी होगी, फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि तो एनर्जी इसने बाहर फेंक दी तो अंदर की एनर्जी कितनी होगी, कम होगी। और जितनी एनर्जी इसकी ज़्यादा से ज़्यादा फेंकेगा अंदर की एनर्जी उतनी कम होगी, अंदर की कम होगी तो स्टेबिलिटी कितनी होगी, ज़्यादा। ठीक है, तो अगर लैटिस एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है तो क्या होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि लैटिस एनर्जी का मतलब ही है एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं, हायर इज द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी, द ग्रेटर वुड बी इट्स स्टेबिलिटी। जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी हाई ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। वो बोल रहा है कि लैटिस एनर्जी की वैल्यू आयनिक कंपाउंड के लिए और भी ज़्यादा होगी। क्यों होगी ज़्यादा,
आयनिक कंपाउंड मतलब जो आयन से मिलकर बने हैं, तो आयनिक कंपाउंड के लिए ज़्यादा क्यों हो गई, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के थ्रू ही क्या होते हैं, आपके जो आयन्स होते हैं वो कैसे आते हैं, पास आते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है। तो अपोजिटली आयन्स जैसे ही आप पास लाओगे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पे एनर्जी एकदम से ही मॉल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। और जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी, एनर्जी कितनी होगी वहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स के लिए, ज़्यादा। द लेटेस्ट एनर्जी इंक्रीजेज एज द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज। अब ये भी ध्यान रखना है, जैसे जैसे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा, वैसे वैसे क्या होगा, लेटेस्ट एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हुआ, वैसे वैसे क्या हुआ, लेटेस्ट एनर्जी क्या हुई, इंक्रीज हुई। क्यों हुई ये, क्योंकि आपकी जो लेटेस्ट एनर्जी है ना, चलिए पहले एक बार ये लिख लीजिए, फिर उसके बाद में इसी वाले कॉन्सेप्ट, इसी वाले पॉइंट को समझाती हूँ फिर से, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इतना। चलिए आगे देखते हैं। जो ये वाला पॉइंट रह गया था ना, लेटेस्ट एनर्जी इंक्रीजेज एज द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज, वही समझा देती हूँ यहाँ पर। देखो जैसे जैसे क्या होगा, आपका बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा, वैसे वैसे क्या होगा, लेटेस्ट एनर्जी इंक्रीज करेगा। कैसे, एक बात याद रखनी है आपको, जो लेटेस्ट एनर्जी है ना, LE से शॉर्ट फॉर्म में दिखा देती हूँ, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, चार्ज की प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होगा, आपका लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एक पॉइंट तो ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट होता है आपका, लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। साइज किसकी बात करें हम, साइज के, ठीक है। साइज किसका होगा, आयंस का ही होगा, ठीक है। एटम्स होंगे, चलिए यहाँ पे सॉरी एटम्स बोल रही हूँ, आयंस होंगे, ठीक है। या फिर हम एक और रिलेशन बता सकते हैं किसका, लेटेस्ट एनर्जी का, वो क्या होता है आपका 1 बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। या जिसी को हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बोल सकते हो। चलिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 आयंस, ठीक है। ये 3 बातें हैं। जो लेटेस्ट एनर्जी है वो चार्ज के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और बॉन्ड लेंथ या डिस्टेंस के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है जैसे जैसे आपकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, वैसे वैसे क्या होगी, आपकी लेटेस्ट एनर्जी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, 2 आयंस हैं, ये रे, पहले ये इतने दूर थे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये रही, ठीक है। अब 2 आयंस हैं, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा पास है, ये बड़ा साइज पे भी मैटर कर रहा है, और पास आ गए हैं ये बिल्कुल। ये देखो, अब इनके जो बिल्कुल आयन से, पहले मान लो ये थोड़े दूर थे, दूर मानो ना थोड़ा, ये वाला यहाँ था, ठीक है। ये रही, इनकी डिस्टेंस कितनी है, ये रही, इनकी डिस्टेंस ये रही, इसको मानते हैं R से। अब ये पास आ गए हैं बिल्कुल, तो इनकी डिस्टेंस क्या है, ये रही R। तो अब देखो कौन सी डिस्टेंस ज़्यादा, ये बड़ी है और ये छोटी है। तो जैसे जैसे आयंस पास आएंगे, वैसे वैसे उनकी बॉन्ड लेंथ बोल दो, या उनके बीच की डिस्टेंस, जिसको हम R कहते हैं। एक फॉर्मूला होता है, फिजिक्स में पढ़ा है आपने, F बराबर Q1 Q2 R²। एक कांस्टेंट भी आता है, क्योंकि ये क्या होता है, डिपेंड करता है, यानी कि प्रोपोर्शनल होता है किसके, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/R के। जब दोनों इक्वेशन को मर्ज करते हो तो आपके पास एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट को हम 1 मान लेते हैं, तो ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे आपका फोर्स इंक्रीज होता है, फोर्स इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे आपकी लेटेस्ट एनर्जी इंक्रीज होगी। आपको ध्यान रखना है, जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज होगा, लेटेस्ट एनर्जी इंक्रीज होगी, और लेटेस्ट एनर्जी जैसे इंक्रीज होगी, यहाँ पे देखो फोर्स और लेटेस्ट एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है, फोर्स एंड लेटेस्ट एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो अगर जैसे लेटेस्ट एनर्जी किस पे, फोर्स डिपेंड कर रहा है इस पे, चार्ज पे, तो वैसे ही लेटेस्ट एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, चार्ज के। फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। वैसे ही जो लेटेस्ट एनर्जी है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। तो ये वाला फॉर्मूला फिजिक्स का यहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको पास लाइन की डिस्टेंस घटी तो क्या होगा, जब डिस्टेंस घट गई तो क्या हुआ, जल्दी से फॉर्मेशन कर लेंगे क्या अपना जो आयनिक सॉलिड है, और जैसे जल्दी से फॉर्मेशन करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एनर्जी, लेटेस्ट एनर्जी रिलीज करेंगे। तो डिस्टेंस क्या होगी इसमें, बॉन्ड लेंथ या डिस्टेंस जितनी कम उतनी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा, जितना इनका साइज छोटा उतनी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा। साइज छोटा होगा तो जल्दी पास आ पाएंगे, और जितना चार्ज ज़्यादा उतनी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा। तो ये रिलेशनशिप है, ठीक है। लेटेस्ट एनर्जी को लेकर ये थोड़े पॉइंट थे, नोट डाउन कर लीजिए एक बार, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा करिए, यहाँ पे ना आयंस भी लिख लीजिए, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेटेस्ट एनर्जी किसके चार्ज पे डिपेंड करती है, तो चार्ज ऑफ आयंस, यहाँ पे आयंस की बात चल रही है, ऑफ आयंस, ठीक है। ये कर लीजिए, चाहे जिसको समझ आ रहा है वो ऐसे रहने दीजिए, साइज ऑफ आयंस, ठीक है।
यहाँ पर भी आप कर सकते हो, बॉन्ड लेंथ या डिस्टेंस किसकी कर रहे हैं, बिटवीन आयंस, ठीक है, आयंस की। चलिए ये इतनी सी बात थी। उसके बाद अब आते हैं कि इसका डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो जो आपका लेटिस एनर्जी है उसको डिटरमाइन करने के लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड है एक, बॉर्न हैबर प्रोसेस, बॉर्न हैबर साइकिल भी बोलते हैं जैसे, वो प्रोसेस अब हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन आपने कर लिया होगा। पहले प्रोसेस देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे एक क्वेश्चन करके देखेंगे, बाकी क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराऊंगी। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं। जो हम लेटिस एनर्जी को डिटरमाइन करते हैं वो प्रोसेस है आपका बॉर्न हैबर साइकिल, अभी बताया। तो ये कैसे आया, तो बॉर्न एंड हैबर दो साइंटिस्ट हुए, उन्होंने क्या किया 1919 में डिवाइस किया एक साइकिल प्रोसेस जिसका नाम उन्होंने रखा बॉर्न हैबर साइकिल, ठीक है। और इसको यूज़ किया किसके लिए, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लेटिस एनर्जी ऑफ आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल की लेटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने इस साइकिल का यूज़ किया। और ये जो प्रोसेस है ये किस एजम्पशन पे बेस्ड है, तो ये इस एजम्पशंस पे बेस्ड है कि जो आयनिक क्रिस्टल्स हैं, कोई भी आयनिक क्रिस्टल है, मैंने mx माना है, mn मान लो, कुछ भी मान लीजिए, मे बी फॉर्म्ड आइदर बाय द डायरेक्ट, यानी कि ये जो प्रोसेस है ये दो आपके एजम्पशन पे बेस्ड है। कौन कौन सा, कि आयनिक क्रिस्टल जो है वो तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से भी बन सकते हैं, डायरेक्ट कंबाइन कर सकते हैं कॉम्बिनेशन से, या फिर क्या हो सकता है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से भी आपके कंपाउंड बन सकते हैं। और दूसरा अल्टरनेटिव प्रोसेस विच कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ स्टेप्स, या दूसरा एक प्रोसेस है अल्टरनेटिव प्रोसेस, यानी कि ये वाला जो साइकिल है बॉर्न हैबर साइकिल वो दो एजम्पशन पे बेस्ड है, एक है आपका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और एक है आपका अल्टरनेटिव प्रोसेस या अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पहला है आपका, फर्स्ट है आपका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, इसमें आपने एक m एलिमेंट ले लिया और दूसरा x2 ले लिया, गैसेस फॉर्म में लेना है, ठीक है। दोनों का एलिमेंट क्या लिया, गैसेस स्टेट में लिया, और दोनों को जैसे आपने डायरेक्ट कंबाइन किया तो mx डायरेक्ट आपको सॉलिड मिल गया। और जो एनर्जी डेल्टा एच है, डेल्टा एच कितनी एनर्जी, माइनस क्यू, डेल्टा एच बराबर माइनस क्यू। ये क्या दिखा रहा है, माइनस क्यू, क्यू तो है आपकी एनर्जी है ना, क्यू है आपकी एनर्जी, और माइनस साइन दिखा रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, प्लस का मतलब है कि एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, माइनस का मतलब है एनर्जी रिलीज हुई है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और डेल्टा एच यहाँ पर है हीट ऑफ फॉर्मेशन, अभी बताती हूँ। इट इज अ सिंगल स्टेप, यहाँ पर देखो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, सिंगल स्टेप में काम खत्म हो गया, आए एलिमेंट ऐड हुआ, कंबाइन हुए, डायरेक्ट आपको कंपाउंड मिल गया। तो इट इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म और इट इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ MnX2। ये डायरेक्ट क्या रखती है, कॉम्बिनेशन करती है, जिससे हमें क्या मिल रहा है, 1 मोल mx का मिल रहा है। और डेल्टा एच आपका क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाता है। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, अब हमने देख लिया लेटिस एनर्जी देख लिया, अब हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन की भी डेफिनेशन लिखी है कि अमाउंट ऑफ हीट, वो अमाउंट हीट का वो अमाउंट जो रिलीज होता है 1 मोल ऑफ कंपाउंड जब फॉर्म होता है, जब भी 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनेगा तब जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसी के अमाउंट को क्या बोलते हैं हम, हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। वो भी किससे, कंपाउंड किससे फॉर्म होना चाहिए, 1 मोल, उसी के एलिमेंट से, उसी के एलिमेंट से प्योर फॉर्म में, उसी के एलिमेंट से, या स्टेबल फॉर्म बोल सकते हो या प्योर फॉर्म बोल सकते हो, स्टेबल या प्योर फॉर्म में उसी एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से जब 1 मोल कंपाउंड बनता है तो जितनी एनर्जी ऑफ हीट रिलीज होती है उसे ही हम बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो एक था मेथड आपका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, दूसरा देखते हैं अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन। चलिए पहले ही नोट डाउन कर लीजिए, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन एलिमेंट्स ने डायरेक्ट कंबाइन किया, आपको सॉलिड दे दिया, ठीक है। चलिए एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए तो आप देखते हैं सेकंड जो आपका स्टेप है, सेकंड है अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। डायरेक्ट में तो डायरेक्ट आए एलिमेंट और जुड़ गया, बात खत्म। इसमें क्या होगा, सबसे पहले होता है आपका कोई भी जो एक एलिमेंट है वो सॉलिड फॉर्म में होगा, उसे गैसेस में कन्वर्ट करना होगा, गैसेस में तो कन्वर्ट करना होगा एलिमेंट को, हमें गैसेस स्टेट में चाहिए। तो हमने क्या किया, सब्लिमेशन किया। आपको पता है सॉलिड से डायरेक्ट किसमें, गैस में कन्वर्ट करते हैं तो सब्लिमेशन होता है। आपको पता है प्रोसेस सॉलिड से गैसेस स्टेट में कन्वर्जन को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। तो यहाँ से सब्लिमेशन किया हमने M सॉलिड से M गैस में, यानी कि सॉलिड था, हमने इसको कन्वर्ट किया, और जो भी एनर्जी लगी होगी इसको सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए उसे बोलते हैं हम सब्लिमेशन एनर्जी। इसको आप लिख लीजिएगा सब्लिमेशन एनर्जी SE, ठीक है। इसको डेल्टा H1 बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, हमने डिसोसिएशन किया हाफ x2 को x एटम में, हमें भी तो x, ये m क्या है एटम में, तो हमें क्या चाहिए, हाफ x2 को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, x में। तो हमने क्या किया, हाफ x2 गैसियस स्टेट में था, इसको कन्वर्ट कर लिया x में। कैसे कन्वर्ट किया होगा, इसमें क्या किया हमने, हाफ x2 था, इसको x में कन्वर्ट किया। इसका मतलब क्या है, इसकी एनर्जी को भी क्या किया हमने, इसकी जो एनर्जी थी उसका भी क्या किया हमने, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलिए तो ये एटम में कन्वर्ट हो गया, इसकी एनर्जी को बोलते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। हमने क्या किया, इसको डिसोशिएट कर दिया, इसको अलग अलग कर लिया, हाफ x
प्लस हाफ एक्स, ऐसे कर लिया, इसको अलग अलग कर लिया, डिसोशिएट कर लिया, हाफ एक्स। तो जैसे डिसोशिएट करेंगे, इसको आधा करेंगे तो इसकी डिसोसिएशन एनर्जी, इसकी जो एनर्जी थी डेल्टा H2 वो भी हाफ हो जाएगी, यानी कि डिसोसिएशन एनर्जी हो गई इसकी। अब क्या करेंगे, 2 स्टेप हमारे पास हो गए, ये भी गैसेस में आ गया एटम की फॉर्म में, ये भी आ गया गैसेस में। अब क्या करेंगे, अब हमें आयंस चाहिए, गैसियस स्टेट में आयंस होने चाहिए, तभी तो लैटिस एनर्जी आती है। तो अब हम m को कन्वर्ट करेंगे किसमें, आयंस में। यहाँ से m गैसेस था, m आयंस में कन्वर्ट हो गया। आयंस में कन्वर्ट कैसे करते हैं, किसी भी एलिमेंट को आयंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, या तो इलेक्ट्रॉन से क्या कर दो, दे दो, या इलेक्ट्रॉन से निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, एक डोनेट कर दिया, यानी कि एक दान कर दिया, तो यहाँ से क्या हो गया, प्लस बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो इसकी जो अब एनर्जी आएगी उसकी बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, उसे क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में जो गैसेस x था एटम, उसको किस में कन्वर्ट किया, एक्स आयन में। भाई इसको भी तो कन्वर्ट करना है, x को भी आयंस में, हमें तो दोनों ही आयंस फॉर्म में चाहिए ना, गैसेस आयंस होने चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको आयंस में कन्वर्ट करने के लिए एक तो पॉजिटिव आ गया, इसको नेगेटिव बना देते हैं। इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे, जो आयंस आया है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स आया है, इसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो जैसे इलेक्ट्रॉन ले गए नेगेटिव बन जाएगा, और यहाँ पर इसकी जो एनर्जी होगी वो कैसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि ई बोल सकते हो, माइनस, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस m, अब क्या हो जाएगा, अब हमारे पास x भी आ गया गैसेस में, आयंस, m भी आ गया गैसेस में, यानी कि कैटायंस भी आ गया गैसेस स्टेट में, एनायंस भी आ गया गैसेस स्टेट में। अब सबको कंबाइन कर दो दोनों को, तो m भी आ गया कंबाइन होके, g भी आ गया गैसेस में, कंबाइन होके बन गया आपका सॉलिड, आयनिक सॉलिड बन गया। यहाँ पे जो एनर्जी निकलेगी उसे बोलेंगे हम लैटिस एनर्जी। इन सबको नहीं बोलेंगे, ये तो अलग अलग है, ये सब्लिमेशन एनर्जी होगी, या डिसोसिएशन एनर्जी होगी, आयनाइजेशन एनर्जी होगी, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। लेकिन फाइनल जब आपको 2 आयंस गैसेस स्टेट में 2 आयन कंबाइन होकर आयनिक सॉलिड देते हैं, तब जो एनर्जी मिलती है उसे बोलते हैं लैटिस एनर्जी, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ये हो गया आपकी लैटिस एनर्जी। अब ये सब प्रोसेस था, डायरेक्ट प्रोसेस तो डायरेक्ट आया आपका, हो गया बात खत्म, पहला वाला। दूसरा है ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन, जो हमने देख लिया 5 स्टेप में, ठीक है। अब ये कैसे और निकाल सकते हैं, तो एक होता है हेस लॉ। हेस लॉ से क्या कर सकते हैं, इन सारी एनर्जीज का सम निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले ये नोट डाउन करिए फटाफट से, फिर आगे चलते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, सभी जो आपकी एनर्जीज है उनका ऐड कर दीजिए, ठीक है। हेस लॉ क्या कहता है, हेस लॉ कहता है आपका कि द चेंज एनर्जी चेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ mx शुड बी सेम इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्ट प्रिपरेशन फ्रॉम एलिमेंट्स और थ्रू अ नंबर ऑफ हाइपोथेटिकल स्टेप्स। वो बोला जितने भी हाइपोथेटिकल स्टेप्स आपने यूज़ किए उन सब की एनर्जीज को सम कर दीजिए, और वो किसके बराबर है, जो आपकी ओवरऑल हीट होगी, ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर, ठीक है। यहाँ पर आपने हीट ऑफ फॉर्मेशन रखा, हीट ऑफ फॉर्मेशन किसके बराबर हो जाएगा, पहले स्टेप का डेल्टा H1 माना है, दूसरे स्टेप का डेल्टा H2, तीसरे का डेल्टा H3, चौथे का डेल्टा H4, और फिफ्थ वाला स्टेप क्या है आपका U है, ठीक है, लैटिस एनर्जी। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की, डेल्टा H क्या है आपका, यहाँ पे डेल्टा H को तो Q माना था ना हमने फर्स्ट स्टेप में, जो फर्स्ट माना था बिल्कुल, जो डायरेक्ट वाले से आया था वो माना था हमने -Q, ठीक है। डेल्टा H1 क्या है आपका, सब्लिमेशन एनर्जी, डेल्टा H2 क्या है आपका, डिसोसिएशन एनर्जी, हाफ डिसोसिएशन एनर्जी आपका, हाफ से हमने डिवाइड किया हुआ है, अलग किया हुआ है, ये हो गया आपका आयनाइजेशन एनर्जी, हो गया आपका क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो कि माइनस में होती है, और ये हो गया। अब हमें तो क्या चाहिए, हमें तो लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो हमें तो U चाहिए, U को इधर रखो, बाकी सबको इधर ले जाइए, -Q माइनस सब्लिमेशन एनर्जी माइनस हाफ डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, माइनस आयनाइजेशन एनर्जी और प्लस E, ये हो जाएगा आपका प्लस E, ठीक है। तो ये था आपका, ये क्या आ गया आपकी, इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे अपनी लैटिस एनर्जी, ठीक है। डायरेक्ट स्टेप भी है एक आपका, और एक अल्टरनेटिव स्टेप भी है। अगर आपको डायरेक्ट गैसेस स्टेट में आयंस मिल रहे हैं तो डायरेक्ट आप उनको कंबाइन करिए और अपना आयनिक सॉलिड बनाइए और लैटिस एनर्जी की वैल्यू बता दीजिए। लेकिन अगर आपको सॉलिड फॉर्म में दिए एटम्स दिए, सॉरी एलिमेंट्स दिए, तो आप पहले क्या करोगे, उन्हें गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करोगे, फिर आयंस बनाओगे उनका दोनों का, फिर कंबाइन करोगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए लैटिस एनर्जी तभी कैलकुलेट होगी तब क्या होंगे, आयंस होंगे, वो भी गैसेस स्टेट में होंगे, और वो भी आपका आयनिक सॉलिड बनाएंगे, ठीक है। चलिए ये था आपका लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट। ये लैटिस एनर्जी हमने इस तरह से कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। और किसकी हेल्प से कैलकुलेट की है, बॉन्ड है बस साइकिल की हेल्प से, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक था आपका लैटिस एनर्जी। आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा, एक तो डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड है। क्वेश्चन हम इसके करेंगे, तब हम इसके क्वेश्चन कराएंगे इस चैप्टर के, ठीक है। तो आज मेरी साइड से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर कोई टॉपिक इस यूनिट से रह जाता है, यूनिट नंबर 1 से, तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप लर्निंग। इसको नोट डाउन कर लीजिए।